एक आदमी जिसने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर एक लड़की को स्पेस में जगा दिया, लेकिन उसका सबब जानकर आप सन्न रह जाएंगे। सोचिए, अगर एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी छीन ले तो क्या मोहब्बत उस गुनाह को माफ कर सकती है? हजारों लोग गहरी नींद में, पूरा स्पेस शिप सुनसान और सिर्फ 2 इंसान जाग रहे हैं। क्यों? अगर आप 90 साल तक बिल्कुल तन्हा स्पेस में फंसे हों तो क्या आप भी वही करते जो उसने किया? इन सारे जवाबों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अंतरिक्ष के सन्नाटे में एक विशाल इंटरस्टेलर स्पेसशिप अवेलन सफर कर रही होती है। इसका डेस्टिनेशन है एक कॉलोनाइज दुनिया जिसे कहा जाता है होमस्टेड 2। जहाज के अंदर सभी कमरे पूरी तरह खाली हैं। पूरा स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। इस जहाज में मौजूद 258 क्रू मेंबर्स और करीब 5000 पैसेंजर्स सब के सब गहरी नींद जैसी हालत में हाइबरनेशन में हैं। अचानक स्पेसशिप एक एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरती है, जिससे उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड्स कमजोर होने लगती हैं। तुरंत पावर को मेन शील्ड की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी जहाज एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड से टकराने की दिशा में बढ़ रहा होता है और फिर अचानक वो एस्टेरॉयड सीधे जहाज से टकरा जाता है। इस जबरदस्त टक्कर की वजह से स्पेसशिप के कई सिस्टम्स में गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। जहाज का ऑटोमेटेड रिपेयर सिस्टम खुद ब खुद काम शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है। उस पॉड से जो पैसेंजर जागता है उसका नाम होता है जिम प्रेस्टन, जो पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है। जिम का पॉड खुल जाता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसे धीरे धीरे होश में लाता है। सिस्टम उसे बताता है कि वो 120 साल तक सस्पेंडेड एनिमेशन में था और अब स्पेसशिप सिर्फ 4 महीने दूर है होमस्टेड 2 से। जिम को यह भी कहा जाता है कि वो इन महीनों में जहाज की सारी लग्जूरियस सुविधाओं का मजा ले सकता है। उसे उसकी आईडी बैंड, उसका कैबिन और प्लैनेट पर पहुंचने से पहले कौन कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना है, सब कुछ समझाया जाता है। जिम एक्साइटेड भी होता है और थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि वो सोचता है कि अब वो बाकी लोगों से मिलने वाला है। वो तैयार होता है, अपना कैबिन छोड़कर बाहर निकलता है और एक ऑटोमेटेड क्लास में चला जाता है, जो आमतौर पर पूरे लर्निंग ग्रुप के लिए बनाई गई होती है। क्लास के अंदर एक होलोग्राम लेक्चर दे रहा होता है। जिम थोड़ा बेचैन दिखाई देता है जब होलोग्राम अर्थ की हालत बताता है कि अर्थ अब ओवर पॉपुलेटेड, ओवर प्राइस्ड और ओवर रेटेड हो चुकी है। होलोग्राम कहता है कि सवाल लेसन के आखिर में पूछे जाएं, लेकिन जिम बार बार पूछता रहता है कि वहां वो अकेला क्यों बैठा है। थोड़ी देर में जिम समझ जाता है कि होलोग्राम उसके सवालों का जवाब देने में सक्षम ही नहीं है। वो वहां से निकलकर जहाज में बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। जिम शिप के मेन कॉन्कोर्स में पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन डेस्क उसे मदद ऑफर करता है। जिम कहता है कि वो किसी रियल इंसान से बात करना चाहता है। सिस्टम उसे एक स्टूवर्ड के पास भेज देता है, लेकिन जब जिम वहां पहुंचता है तो वहां भी कोई मौजूद नहीं होता। अब जिम कैप्टन से बात करने की मांग करता है। वो ब्रिज तक पहुंचता है। हालांकि उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती, लेकिन बाहर से देखकर ही वो समझ जाता है कि मेन क्रू का कोई भी सदस्य जागा हुआ नहीं है। आखिरकार जिम ऑब्जर्वेटरी में जाता है, जहां उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। असल में स्पेसशिप अभी भी होमस्टेड 2 से पूरे 90 साल दूर है। तभी जिम को एहसास होता है कि वो बहुत जल्दी जाग गया है। घबराकर वो वापस कॉन्कोर्स की तरफ दौड़ता है और अर्थ पर एक मैसेज भेजता है। पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे वापस हाइबरनेशन में जाना ही नहीं आता। कम्युनिकेशन सिस्टम उसे बताता है कि अर्थ पर किया गया ये महंगा कॉल लगभग 55 साल में जाकर जवाब देगा। ये सुनकर जिम पूरी तरह टूट जाता है। वो जहाज के अंदर इधर उधर भटकता रहता है और फिर उसे शिप का बार मिल जाता है। वहां वो एक और आदमी को देखता है। जब जिम बारटेंडर से बात करता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, और जब बारटेंडर उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है तब जिम को समझ आता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है। उसका नाम होता है आर्थर। वो उससे और जानकारी निकालना चाहता है, लेकिन वो आर्थर को ये तक नहीं समझा पाता कि वो समय से पहले कैसे जाग गया। अगले दिन जिम अपने कैबिन में उठता है और कैंटीना में जाता है। वहां उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि मेन्यू की ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए रिजर्व्ड है। जिम मजबूरी में अपनी सादी कॉफी लेता है और सोचने लगता है कि किस तरह अपना हाइबरनेशन चेंबर ठीक किया जाए। वो सारे टूल्स इकट्ठे करता है, चेंबर को चालू करने में कामयाब हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो फैसला करता है कि क्रू के हाइबरनेशन चेंबर्स तक पहुंचने की कोशिश की जाए। वो भी नाकाम रहती है। धीरे धीरे जहाज में छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जिम बार 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 में लौटता है, कभी शराब पीने के लिए, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। आखिरकार एंड्रॉइड आर्थर उसे एक ऐसी सलाह देता है जो जिम को मजबूर कर देती है कि वो गोल्ड क्लास के एक कमरे में घुसने का फैसला करे। आर्थर की सलाह मानकर जिम तय करता है कि कम से कम जहाज पर जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेगा।
और शायद कुछ मज़ा भी ढूंढ पाए। जिम एक एक करके शिप के सारे रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है अकेलेपन का बोझ उस पर और भारी होता चला जाता है। जहां पहले क्यूरियोसिटी थी, अब वहां सिर्फ उदासी और बेचैनी रह जाती है। एक दिन ज्यादा शराब पीने के बाद जिम यूं ही लड़खड़ाते हुए हाइबरनेशन पॉड्स के बीच घूमने लगता है। इसी दौरान वो एक एयरलॉक तक पहुंच जाता है, जहां स्पेस वॉक के लिए बने हुए स्पेस सूट्स रखे होते हैं। जिम एक सूट पहनता है, एयरलॉक के अंदर जाता है, लेवर खींचता है और फिर डोर रिलीज करने वाला बटन दबा देता है। जैसे ही वो शिप के बाहर निकलता है, उसकी नजर सामने फैले नजारे पर ठहर जाती है। अनंत अंतरिक्ष, तारों की खामोशी और उस पूरे पल को महसूस करने वाला सिर्फ वही, एक अकेला जागता हुआ इंसान। जिम अपने बूट्स के मैग्नेट्स खोल देता है और स्पेस में तैरने लगता है। उस वक्त वो पूरी तरह टूट चुका होता है। थोड़ी देर बाद वो वापस शिप के अंदर आता है, स्पेस सूट उतार देता है, लेकिन बिना सूट पहने ही फिर से एयरलॉक की तरफ लौट जाता है। वो लेवर खींचता है, मानो सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हो, लेकिन आखिरी पल में उसका दिल कांप जाता है। वो अपना इरादा बदल लेता है, भागते हुए अंदर लौटता है और फिसलकर एक बोतल पर गिर पड़ता है। जिम उठता है और तभी उसकी नजर एक हाइबरनेशन पॉड में सोई हुई एक औरत पर पड़ती है। उसका नाम होता है ऑरोरा। जिम शिप के डायरेक्टरी सिस्टम में जाकर ऑरोरा की फाइल्स खोजता है और उसकी पैसेंजर इंटरव्यूज सुनता है। धीरे धीरे बिना उससे मिले, बिना उससे बात किए वो उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। बाद में जिम को ऑरोरा के पॉड के पास बैठा देखा जाता है, अब भी उसके इंटरव्यूज सुनते हुए। बार में बैठकर जिम ऑरोरा की लिखी हुई चीजें पढ़ता है और आर्थर से उसकी राइटिंग के बारे में बात करता है। जिम को अपनी हालत की अजीब विडंबना सताने लगती है। एक बेहतर जिंदगी की तलाश में दूसरे ग्रह की तरफ सफर, समय से पहले जाग जाना, मंजिल तक कभी न पहुंच पाना, और उसी बीच अपनी जिंदगी की सबसे परफेक्ट औरत को ढूंढ लेना, लेकिन उसका हमेशा के लिए उसकी पहुंच से बाहर होना। जिम हर वक्त ऑरोरा के बारे में सोचने लगता है और उसके मन में एक ख्याल जन्म लेने लगता है, उसे भी जगा देने का। वो इस बात को एंड्रॉयड आर्थर से डिस्कस करता है, लेकिन आर्थर इस उलझन को समझ ही नहीं पाता। अगर जिम सिर्फ उसे अपने लिए जगाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ऑरोरा को भी उसी जहाज पर अपने साथ मरने के लिए छोड़ देगा। पहले तो जिम इस बात को सिरे से नकार देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो इस सोच से बाहर नहीं निकल पाता और फिर एक दिन वो अपना फैसला बदल लेता है। जिम ऑरोरा के पॉड के पास जाता है और उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। जब ऑरोरा जागने लगती है और वही सब प्रोसेस शुरू होता है जो जिम ने झेला था, जिम चुपचाप वहां से हट जाता है और अपने कमरे में लौट जाता है। थोड़ी देर बाद वो मेन कॉन्कोर्स में जाता है, उम्मीद करते हुए कि शायद वो उसे वहां मिल जाए, और वहीं ऑरोरा खड़ी होती है, उतनी ही कंफ्यूज्ड जितना जिम एक साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे दोनों ही इस जहाज पर अकेले जागे हुए हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी में ले जाता है। वहां वो समझाता है कि ना तो वो क्रू तक पहुंच सकता है और ना ही शिप के मेन कमांड सिस्टम्स तक। ये सुनकर ऑरोरा घबरा जाती है और तुरंत अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं, जिम उसे बताता है कि शिप में ऐसा कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है जो उन्हें दोबारा हाइबरनेशन में भेज सके। मतलब वे दोनों यहां फंस चुके हैं। वे वापस कॉन्कोर्स में आते हैं और जिम उसे आराम करने की सलाह देता है, क्योंकि वो अभी अभी हाइबरनेशन से निकली है। ऑरोरा को जिम पर तरस आता है, ये सोचकर कि उसने 1 साल से ज्यादा वक्त इस जहाज पर बिल्कुल अकेले गुजारा है। जिम वापस बार में चला जाता है, अंदर ही अंदर अपने किए पर पछताते हुए। वो आर्थर से गुजारिश करता है कि ऑरोरा को कभी न बताए कि उसी ने उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा जागती है। वो कॉन्कोर्स में जाती है और ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम भी वहां पहुंच जाता है और दोनों नाश्ते के लिए जाते हैं। जैसे ही वे वहां से निकलते हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क में किसी तरह की मैलफंक्शन हो जाती है। कैंटीना में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम पिछले 1 साल से हर दिन वही एक सा नाश्ता खा रहा है। वो उसे गोल्ड क्लास मेन्यू मंगवा देती है। दोनों पॉड्स को ठीक करने की पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं, लेकिन जिम के बरक्स ऑरोरा हार मानने को तैयार नहीं होती। वो इन्फर्मरी में खोज करती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स खंगालती है और आखिरकार क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर्स तक पहुंचती है, जहां वो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच जिम शिप के अलग अलग हिस्सों में और ज्यादा मैलफंक्शंस नोटिस करने लगता है। थोड़ी समय बाद ऑरोरा एवलॉन पर अपनी जिंदगी के लिए उदासी जाहिर करती है। वो लिखती है, जहाज के अंदर दौड़ लगाती है, स्विमिंग पूल में तैरती है और धीरे धीरे अपनी हालत की सच्चाई को और ज्यादा गहराई से महसूस करने लगती है। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी हालत की सच्चाई को स्वीकार करने लगती है। एक दिन वो कैंटीना जाती है, जिम का इंटरव्यू लेने के इरादे से, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कहानी काफी दिलचस्प हो सकती है। वो जिम से पूछती है कि उसने कॉलोनी में बसने का फैसला क्यों किया।
पहले जिम कंपनी के दिए हुए स्लोगन्स दोहराता है, लेकिन फिर वो दिल से अपनी बात बताता है। वो कहता है कि उसे उम्मीद थी कि नई दुनिया में जाकर वो कोई बन पाएगा, अपनी पहचान बना पाएगा और एक नई जिंदगी खड़ी कर सकेगा। कुछ समय बाद दोनों ऑब्जर्वेटरी में होते हैं और अब ऑरोरा भी आखिरकार वहां होने की अपनी वजह साझा करती है। वो बताती है कि जहाज के बाकी यात्रियों से अलग उसके पास राउंड ट्रिप टिकट था। उसका प्लान ये था कि वो होमस्टे 2 जाएगी, वहां 1 साल रहेगी, फिर अर्थ वापस लौटेगी और इस तरह वो पहली जर्नलिस्ट बनेगी जो ऐसा कर पाएगी। वो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिखना चाहती थी। धीरे धीरे ऑरोरा अपनी मौजूदा परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश छोड़ने लगती है और जिम सोचता है कि उसे खुश कैसे किया जाए। वो ऑरोरा को नाचने ले जाता है, सिनेमा दिखाता है और बास्केटबॉल कोर्ट तक ले जाता है। आखिर में वो उसे बार में लेकर जाता है ताकि वो आर्थर से मिल सके। कुछ देर के लिए ऑरोरा रिलैक्स करती है, लेकिन फिर उसे अपनी हालत याद आ जाती है। जिम आर्थर के साथ अकेला रह जाता है और अंदर ही अंदर ऑरोरा के साथ किए गए अपने काम को लेकर खुद को बहुत बुरा महसूस करता है। अगले ही पल जिम किसी चीज पर काम करता दिखाई देता है और दूसरी तरफ ऑरोरा ऑब्जर्वेटरी में दाखिल होती है। वहां वो देखती है कि जिम ने उसके लिए क्राइसलर बिल्डिंग का एक छोटा मॉडल बनाया है। कुछ समय बाद दोनों बार में एक प्रॉपर डेट पर जाते हैं। वे साथ में खाना खाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करते हैं। ऑरोरा उसे बताती है कि जब वो टीनेजर थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। डिनर के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक तक ले जाता है और दोनों स्पेस सूट्स पहनते हैं। वे दोनों साथ में एक स्पेस वॉक पर निकलते हैं। आखिरकार जिम के पास कोई होता है जिसके साथ वो उस शानदार अनुभव को बांट सके। जिम उनके बूट्स के मैग्नेट्स बंद कर देता है और दोनों साथ साथ खुले अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। वे वापस जहाज के अंदर आते हैं और उसी पल एक दूसरे को चूम लेते हैं। फिर वे जिम के कैबिन में जाते हैं और पहली बार साथ सोते हैं। इसके बाद वे एक कपल की तरह रहने लगते हैं। जिम ऑरोरा के कैबिन में शिफ्ट हो जाती है और जहाज पर अपनी जिंदगी के बारे में लिखने लगती है। वे साथ जॉगिंग करते हैं, साथ खाते हैं और साथ ही सोते हैं। जिम जहाज को और एक्सप्लोर करता है और उसे हाइड्रोपोनिक्स बे मिल जाती है। वो वहां से ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक रेड जायंट स्टार के पास से गुजरता है। दोनों ऑब्जर्वेटरी में जाकर उस नज़ारे को देखते हैं। उस दिन ऑरोरा का बर्थडे होता है, तो रात को वे जहाज के एक शानदार रेस्टोरेंट में सेलिब्रेशन करते हैं और फिर बार में जाते हैं। जिम वॉशरूम में जाता है और वहां वो अंगूठी तैयार करता है जो उसने ऑरोरा के लिए बनाई होती है। इसी दौरान ऑरोरा बार में बैठी आर्थर से बातें कर रही होती है। अनजाने में एंड्रॉयड आर्थर उससे कह देता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, ये भूलकर कि ये बात राज रखनी थी। उसी पल जिम वापस आ जाता है। ऑरोरा सदमे में सीधे जिम से सवाल करती है। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि उसके साथ ऐसा किया गया। गुस्से और डर से भरी हुई वो वहां से भाग जाती है। जिम जब अपने कैबिन में लौटता है तो देखता है कि ऑरोरा का सारा सामान गायब है। अगले दिन कैंटीना में जिम की उससे मुलाकात होती है, लेकिन जैसे ही जिम बोलता है ऑरोरा वहां से भाग जाती है। ऑरोरा पूरी तरह टूट चुकी होती है। एक रात वो जिम के कैबिन में जाती है, उसे मारने पीटने लगती है, घूंसे और लाते मारती है, यहां तक कि उसे मार डालना चाहती है। जिम बार बार कॉम सिस्टम पर उससे बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उससे बचती रहती है। वो माफी मांगता है और अपने किए की वजह समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन ऑरोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती क्योंकि जिम ने उससे उसकी पूरी जिंदगी छीन ली थी। एक रात जिम अपने कैबिन में होता है कि अचानक एक और मैल फंक्शन हो जाता है। जहाज में एक क्रिटिकल एरर आ जाता है और मेन कमांड सिस्टम बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद जिम एलिवेटर में जाता है तो वो भी मैल फंक्शन करने लगता है। उधर ऑरोरा मेन कॉन्कोर्स में पहुंचती है तो देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगा दिया है। फिर वो कैंटीना में जाती है जहां फूड डिस्पेंसरी भी खराब हो चुकी होती है। अचानक कॉम सिस्टम पर डेक चीफ की आवाज गूंजती है जो पूछता है कि ये पेड़ किसने लगाया है। दोनों दौड़ते हुए कॉन्कोर्स में पहुंचते हैं और देखते हैं कि गस मैनक्यूसो उस पेड़ के सामने खड़ा है। वे अपना परिचय देते हैं और चीफ को पूरी स्थिति के बारे में बताते हैं। मैनक्यूसो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि 3 हाइबरनेशन पॉड्स एक साथ कैसे फेल हो सकते हैं। वो जिम और ऑरोरा को ब्रिज पर ले जाता है। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि जहाज में कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम में मौजूद जानकारी को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। जब वे ब्रिज से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट अचानक उनके सिर के ऊपर से गिरते गिरते बचता है। जिम और ऑरोरा मैनक्यूसो को बताते हैं कि पूरे जहाज में मैल फंक्शंस अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। मैनक्यूसो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें दिखाता है कि डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। इसके बाद मैनक्यूसो पॉड्स की जांच करने जाता है और जिम भी उसके साथ होता है। जिम अब समझ चुका होता है कि ऑरोरा के पॉड के साथ असल में क्या हुआ था।
जब मैंकुसो को सच्चाई पता चलती है तो उसे जिम का किया हुआ काम बेहद गलत और डरावना लगता है। बाद में मैंकुसो ब्रिज पर बांटकर इकट्ठा किया गया डेटा देख रहा होता है, तभी ऑरोरा वहां आ जाती है। वे ऑरोरा के पॉड के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैंकुसो साफ कह देता है कि अब वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसी वक्त जिम अंदर आता है और बताता है कि ये 16वां रोबोट है जो खराब हो चुका है। तभी मैंकुसो को हाइबरनेशन सिकनेस के असर महसूस होने लगते हैं। वो आराम करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन चलते चलते उसके मुंह से खून निकल आता है। उस रात ऑरोरा को नींद नहीं आती तो वो स्विमिंग पूल में तैरने चली जाती है। अचानक पूरे जहाज में ग्रेविटी खत्म हो जाती है। पूल का पानी उसके साथ ही हिलने लगता है और ऑरोरा डूबने लगती है। कुछ ही पलों में ग्रेविटी ड्राइव दोबारा चालू हो जाता है और वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। जिम और ऑरोरा दोनों मैंकुसो को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तीनों फिर से ब्रिज पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जहाज के साथ असल में हो क्या रहा है। मैंकुसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसने जहाज के एक बड़े सिस्टम को पूरी तरह खराब कर दिया। अब बाकी सिस्टम्स उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे उस खराबी को ठीक नहीं करते तो पूरा जहाज हमेशा के लिए फंस जाएगा। वे समस्या ढूंढने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में मैंकुसो बेहोश हो जाता है। जिम और ऑरोरा उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। वहां पता चलता है कि मैंकुसो मर रहा है और ऐसी कोई दवा या इलाज नहीं है जो उसकी जिंदगी को रोक सके या बढ़ा सके। कुछ समय बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं। मैंकुसो जिम को अपनी आईडी ब्रेसलेट देता है। उसे कहता है कि जहाज को हर हाल में ठीक करना, और उसी पल वो दम तोड़ देता है। अचानक जहाज की लाइट्स खतरनाक लाल रंग में बदल जाती हैं और पूरा शिप जोर जोर से कांपने लगता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। दोनों भागते हुए इंजीनियरिंग सेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी ग्रेविटी ड्राइव एक बार फिर फेल हो जाता है और उसी पल एक और फेलियर होता है जिसका असर आर्थर पर भी पड़ता है। जिम मजबूरी में आर्थर को डीएक्टिवेट कर देता है। आखिरकार वे इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या ढूंढना शुरू करते हैं। उन्हें खराबी पावर प्लांट में मिलती है। जैसे ही वे हैच खोलते हैं, ऑरोरा को जोर से बाहर की तरफ खींच लिया जाता है। दरअसल एस्टेरॉयड की टक्कर से उस जगह जहाज की आउटर वॉल में एक ब्रीच बन चुका होता है। जिम भी खींचने लगता है, लेकिन वो हैच को कसकर पकड़ लेता है जो लगातार बंद होने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार जिम भी बाहर खिंच जाता है, लेकिन दोनों मिलकर किसी तरह उस ब्रीच को सील कर देते हैं। उस समस्या को ठीक करते ही जिम को एहसास होता है कि हल में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ब्रीचेस हैं। दोनों एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हैं और पाते हैं कि उसने रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर को भी नुकसान पहुंचाया है। जिम को लगता है कि वो उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। वे पार्ट ढूंढ लेते हैं और उसे बदल भी देते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने की प्रोसेस फिर भी फेल हो जाती है। वे मैन्युअली वेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होती। तभी जिम समझ जाता है कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उसे शिप के बाहर से वेंट डोर खोलना पड़ेगा। दोनों एयरलॉक की तरफ जाते हैं। बाहर जाने से पहले जिम ऑरोरा को मैंकुसो की ब्रेसलेट देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो वापस आएगा भी या नहीं। ऑरोरा उसकी स्पेस सूट पहनने में मदद करती है। जब जिम एयरलॉक में जाने लगता है तो ऑरोरा उसे रोकते हुए कहती है कि वो वापस आए, क्योंकि उसके बिना वो इस जहाज पर जिंदा नहीं रह सकती। ऑरोरा वापस रिएक्टर की तरफ जाती है, जहां तापमान अब खतरनाक हद तक पहुंच चुका होता है। इसी बीच रिएक्टर से निकला एक तेज बोल्ट सीधे ऑरोरा की बाह में जा लगता है और दूसरी तरफ जिम शिप के बाहर वेंट के और करीब पहुंच रहा होता है। रिएक्टर वेंट हो जाता है, लेकिन जिम का टेथर टूट जाता है। उसका सूट फेल होने लगता है। ऑरोरा आखिरी कोशिश में उसे पकड़ लेती है और अंदर खींच लाती है। जिम मर चुका होता है। ऑरोरा मेडिकल पॉड से ऑयरॉइड को राइट करती है और उसे जिंदा कर लेती है। वो उसे माफ कर देती है। बाद में वो आर्थर को ठीक करती है और मैंकुसो को स्पेस बरियल देती है। जिम उसे बताता है कि मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन में बदला जा सकता है। वो उसे सोने का ऑप्शन देता है, लेकिन ऑरोरा जागकर उसके साथ रहने का फैसला करती है। जिम उसे प्रपोज करता है। दोनों जहाज पर अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पहुंचता है। क्रू जागता है और जहाज को एक अजीब हालत में पाता है। ऑरोरा उनके लिए एक मैसेज छोड़ जाती है, जिसमें वो अपनी और जिम की उस पूरी जिंदगी की कहानी सुनाती है जो सबके सोते हुए गुजर गई। तो दोस्तों, ये थी पैसेंजर्स मूवी की कहानी, जो साल 2016 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड मूवी थी जो लगभग $11 करोड़ की लागत से बनी थी और इसने दुनिया भर में $30 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। IMDb पर इसकी रेटिंग 7 की है। ये मूवी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइए।